गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बेसिकली कर लिया था कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही आएगा इसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। एक रोटेटिंग डिवाइस है। करता क्या है, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस सेंस में कि हमें रोटेशन चाहिए। जो भी हम डिवाइस यूज़ करेंगे लाइक रेफ्रिजरेटर, मिक्सर या वॉशिंग मशीन्स या कुछ भी है, इन सब में हमें जहाँ पे भी रोटेशन चाहिए या किसी और टाइप का हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए तो इलेक्ट्रिक मोटर हमें ये करके देती है। नेक्स्ट इज, डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। अब इसका मतलब क्या है कि मोटर के वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है, कि ऑन व्हाट बेसिक थिंग, व्हाट लॉजिक द मोटर इज गोइंग टू वर्क। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, कि व्हेनेवर यू प्लेस अ करंट, दिस इज current carrying, currents providing source, whenever you place some current carrying conductor, this is a rectangular shaped conductor that is carrying current, and when it is placed in a magnetic field it will experience a force. That force is actually रोटेशनल फोर्स। पर वो कहाँ रोटेशनल होगा, लीनियर फोर्स होगा। लीनियर मतलब सिर्फ उसको सिर्फ इन या आउट मूव कराएगा मैग्नेट के अंदर से, या उस चीज़ को रोटेट करेगा। जैसे ये पेन है, अभी ये पूरा प्रॉपरली रोटेट कर रहा है। अगर मैं इन और आउट ऐसे बात करूं तो ये लीनियर फोर्स लग रहा है बस, कि ईदर पेन इज मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक सिस्टम और पेन इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक सिस्टम। अगर ये पेन इसके अंदर प्रॉपरली यूँ रोटेट करता रहे, टर्न करता रहे, और इस पेन की टिप के साथ अगर मैं कुछ भी रोटेट करने के लिए अपना डिवाइस आगे लगा दूं तो वो डिवाइस भी क्या करेगा, सिंपली इसके साथ स्विंग करेगा, रोटेट करेगा। जैसे हमने ब्लेड्स की बात करी थी कि इसकी टिप के ऊपर अगर मैं विंड मिल के फैन जैसे ब्लेड्स लगा दूं तो और मैं इसको रोटेट करूंगी तो वो भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है बेसिक, कि व्हेनेवर यू प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो हमने लास्ट किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में किया था। अब स्ट्रेट वायर का केस में क्या है आपका, कि ये स्ट्रेट वायर लिया आपने, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसके अक्रॉस हम करंट पास कर देते हैं। ये सपोज मैंने सर्किट पूरा कर दिया और करंट पास कर दिया। अब ये लीनियर वायर, एक स्ट्रेट वायर सिर्फ क्या फील करेगी, एक लीनियर फोर्स फील करेगी, रोटेट नहीं होगी, वो इन और आउट मूव करेगी। पर हमें क्या चाहिए, हमें रोटेशन चाहिए। तो रोटेशन पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक कॉयल यूज़ करते हैं। यहाँ पर हर जो मैं लाइन बोल रही हूँ, हर लाइन का मतलब है कि हम कॉयल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल वायर क्यों नहीं यूज़ कर रहे। क्योंकि हमें फोर्स कैसा चाहिए, हमें रोटेटिंग फोर्स चाहिए, हमें रोटेट कराना है ब्लेड्स को, हमें लीनियर सिर्फ इन और आउट मूव नहीं कराना है ब्लेड्स को। तो यहाँ पर रोटेशन के लिए हम रेक्टेंगुलर कॉयल लेते हैं, ऐसा कोई कॉयल लेते हैं, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का कुछ भी कंडक्टर लेते हैं दैट कैन रोटेट। तो प्रिंसिपल अब फिर से क्या बनेगा कि इफ अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल, स्पेशली रेक्टेंगुलर कॉयल की हम बात करेंगे, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड it will experiences a rotational force, and that rotational force is in terms of physics is termed as torque. ये आप याद करो या ना करो वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटेशनल फोर्स याद रखना है आपको। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ करंट, whenever a current carrying conductor instead of rectangular coil, you can use conductor but it's better to write rectangular coil. If a current carrying conductor is placed inside a magnetic field then it will experiences a force. बट क्योंकि हम मोटर की बात करते हैं तो आप इसी सेंस में लिखो, रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ रोटेशनल फोर्स। तो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट इज, this complete paragraph is related to construction of an electric motor. The motor which we are going to read is all about DC motor. DC means direct current. Direct current वो है जो आपको सेल या बैटरी से मिलता है। जो हमारे घरों में करंट आ रहा है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, जो आपकी मेन पावर सप्लाई से जो आपको मिलता है दैट इज AC करंट। तो अभी हम AC और DC में नहीं जा रहे, सिर्फ ये ध्यान रखो कि सेल या बैटरी अगर हमने कहीं पे लगाया तो वहाँ हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। डायरेक्ट करंट वो होता है जो हमेशा स्टेडी रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेट टाइम पर वो अपना अमाउंट और डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो वो जस्ट एक बेसिक डिफरेंस है। तो वी आर यूजिंग DC मोटर क्योंकि हम सेल या बैटरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD। ऐसा कोई कॉयल लिया हमने ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कि आपने एक सिंगल कॉपर वायर, या आपको यहाँ पर एक वायर दिख रही है बट वो सिंगल वायर नहीं है, बहुत सारी वायर्स आपने इकट्ठी ले ली और उनका आपने कॉयल बना दिया रेक्टेंगुलर शेप में। तो दैट इज रेक्टेंगुलर कॉयल। कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको ये
ऐसा कुछ, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगुलर लूप, जिसमें मैंने ये जो शीट दिखाई है अलग, सपोज ऐसे ये जो शीट दिखाई है मैंने आपको, तो ये शीट एक टर्न, एक वायर का टर्न ये हो गया, अगला टर्न ये हो गया, ऐसे मल्टीपल टर्न्स हम वायर के ले सकते हैं। अब मल्टीपल टर्न्स या कॉयल इस तरह से लेने का हमारा क्या पर्पस होता है कि जितने आप वायर के टर्न ज़्यादा लोगे, जितनी आप वायर के अमाउंट ज़्यादा लोगे, तो उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है एक पॉइंट कि द कमर्शियल मोटर यूजेस लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉयल। मतलब इसमें आप ऐसा लूप्स बना दो, टर्न कर दो, कॉयल कर दो, या फिर आप इस लूप के ही बहुत सारे इकट्ठा पाइल कर दो वायर्स को, तो आप वैसे ले लो। और फिर है नेक्स्ट, द कॉयल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। दो हमने मैग्नेट्स रख दी, हमने परमानेंट मैग्नेट्स रखी हैं यहाँ पर, और वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में आपने एक रेक्टेंगुलर कॉयल को प्लेस कर दिया। तो दीज टू परमानेंट मैग्नेट्स आर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी रहेंगी, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्टेटर या स्टेशर, स्टेशनरी मैग्नेट्स हैं ये। एंड दिस rectangular coil on passing electric current, on the passage of electric current, it temporarily becomes a magnet, so this is termed as rotor. rotor मतलब ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर सकता है, ये मूव करेगा इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, इन दो मैग्नेट्स के बीच में। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, परमानेंट मैग्नेट और एक ये टेम्परेरी मैग्नेट। यहाँ पर हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं बाय सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या कमर्शियल यूज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स चाहिए होती हैं, तो हम इन परमानेंट मैग्नेट को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय सम इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ पे फिर से एक पॉइंट देखो, द कमर्शियल मोटर यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये एक MCQ में भी क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि कमर्शियल मोटर में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो नेक्स्ट इज द कॉयल इज प्लेस्ड बिटवीन, ये लाइन हो गई हमारी, द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू हाफ्स P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। एक बड़ी सी कोई रिंग है, सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये है, एक कंप्लीट रिंग है मेरे पास, इसके 2 हाफ्स कर दिए मैंने, ये हाफ हो गया, तो 2 हाफ्स ले लिए मैंने एक ही मेटल की रिंग में से, 2 पोर्शंस को स्प्लिट करके मेरे पास 2 स्प्लिट रिंग्स आ गई, हाफ रिंग्स आ गई। तो क्या है ये आगे, द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू हाफ्स P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। ये जो आपको आधा दिख रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था, ये कंप्लीट सिस्टम था, तो इसको मैंने तोड़ दिया, आधा कर दिया, आधा आधा पोर्शन को मैंने आर्मेचर के एक एंड के साथ यहाँ आधा पोर्शन कनेक्ट कर दिया, आर्मेचर के दूसरे एंड के साथ ये पोर्शन मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इज द इनर साइड ऑफ दीज हाव्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल। ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन कंडक्टिंग है, मेटल का है, इनर पोर्शन इसका जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इंसुलेटिंग है, और इस एक्सल के ऊपर, एक्सल मतलब वो रॉड जो रोटेट करेगी, एक्चुअली मोटर के आसपास का ये सारा पोर्शन है, पर एक्चुअली जो ब्लेड्स के साथ, मोटर मिक्सर वगैरह जो होती है हमारे घरों में, उसके ब्लेड्स के साथ क्या नीचे डायरेक्ट अटैच होता है, ये एक्सल अटैच होता है जो एक्चुअली रोटेट करता है। तो अटैच्ड टू द एक्सल, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस P and Q टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस X and Y। ये जो रिंग्स है आपकी P और Q, इसका एक्सटर्नल एज, ये तो इंटरनल हो गया जो इंसुलेटेड है, ये जो एक्सटर्नल पोर्शन है ये किसके साथ कनेक्टेड है, 2 आपको ऐसे रेक्टेंगुलर से पीसेस दिख रहे होंगे X and Y, दीज आर 2 ब्रशेज विच आर मेड अप ऑफ ईदर कार्बन और सम कंडक्टिंग कॉपर मटेरियल। तो ये 2 स्टेशनरी ब्रशेज हैं, रिंग्स मूव करती हैं, एक्सेल रोटेट करता है, आर्मेचर रोटेट करता है, ये रोटेट नहीं करते, ये मूव नहीं करते, ये भी स्टेशनरी हैं, और ब्रशेस भी स्टेशनरी हैं। अब ये ब्रशेस का कैसा सिस्टम है, ब्रशेस का कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये रिंग जो है ये रोटेट कर रही है, ये इधर उधर होती रहेगी, ब्रशेस अपनी जगह पे स्टेशनरी हैं। ब्रश सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ स्लाइड कर रहा है इसके अराउंड, और स्लाइड करके सिर्फ इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है। तो रिंग्स मूव करती हैं, रिंग्स मूवेबल हैं, बट ब्रशेज आर स्टेशनरी। ब्रश अपनी जगह पर स्टेशनरी है, ब्रश बिल्कुल भी मूव नहीं करता, तो सिर्फ एक ये कांटेक्ट मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज, अब एक बारी और समराइज कर लेते हैं मोटर के डिफरेंट पार्ट्स को और एक एक फंक्शन क्या है इसका।
प्रिंसिपल हमने कर लिया. करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ रोटेशनल फोर्स एंड दैट रोटेशनल फोर्स हैज़ अ स्पेशल टर्म नेम्ड एज टॉर्क. रोटेशनल फोर्स हमें चाहिए तो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ किया. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट इज स्टेटर और permanent magnet which is provided by two magnets with their north and south pole facing opposite to each other like this. इसका साउथ इस तरफ कहीं जा रहा होगा और इसका नॉर्थ कहीं इस तरफ जा रहा होगा. हमने ऐसे रखा है कि नॉर्थ साउथ हमें आमने सामने मिले. नेक्स्ट इज इस स्टेटर का, इस परमानेंट मैग्नेट का काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है हमें मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ परमानेंट फॉर कमर्शियल पर्पस. नेक्स्ट इज रोटर और आर्मेचर कॉइल. This ABCD is a rectangular coil whose function is to convert electrical energy to mechanical energy. ये क्यों कर रहा है कन्वर्ट? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो मूव कर नहीं पाएगा. मूवमेंट किसको करना है? इसको मूव करना है. आर्मेचर मूव करेगा जब ये आर्मेचर मूव करेगा, फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा. ये हल्का है, इसका इनर्शिया कम है. इनर्शिया कम होने से ये अपनी स्टेट जल्दी चेंज करेगा. इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है. तो ये अपनी स्टेट जल्दी चेंज करेगा. ये चेंज करेगा, ये मोशन में आएगा तो ये एक्सेल भी रोटेट करेगा. हमें इसी की रोटेशन चाहिए. तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल. जितनी भी एनर्जी करंट की यहाँ से पहुँचेगी उसको ये कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द पैसेज ऑफ करंट. नेक्स्ट इज स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर. इनका काम क्या है? इनका मेन रोल है ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं. वो कैसे चेंज करते हैं अभी हम आगे देखेंगे. कि स्ट्रक ना हो कभी ये मैग्नेट, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में मोशन जो हमें चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होता रहे, तो उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन को बार बार चेंज करना पड़ता है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक बिल्कुल बेसिक अगर हम तरीके से समझें तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. अगर नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ गए, रिपल्शन, ये मूव करेगा. अगर ये इस तरह से घूमा कि ये साउथ आ गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल कि समझने के लिए आपको. नॉर्थ और साउथ अगर सामने आ गया तो अट्रैक्शन हो गया, तो ये यहीं फंस जाएगा. तो इस रुकावट को रोकने के लिए स्प्लिट रिंग्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपने आप को मूव करते हैं. और उनके मूव करने से क्या होता है? करंट की डायरेक्शन चेंज होती है. और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, हमें पता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. तो अब क्या हुआ आगे? स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स क्या है? They reverses the direction of current so that your armature coil keeps on moving. वो रोटेट करता रहे, थ्रू आउट क्लॉकवाइज रोटेट कर दे. अदरवाइज तो क्या होता है कि जैसे ये आपका कॉयल है, सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल है, ये मैंने रखा, तो क्या होगा? ये जो कॉयल है इन द एब्सेंस ऑफ स्प्लिट रिंग, ये उठेगा, घूमेगा, ऐसे आएगा और उसके बाद ऐसे टर्न हो गया. जो आपकी ये साइड थी वो इधर आ गई. ये हुआ आधा रेवोल्यूशन, आधा रोटेशन हुआ, 180 डिग्री रोटेशन हुआ. आइडियली इसको क्या करना चाहिए? ये पूरा ऐसे घूमना चाहिए, बार बार ऐसे घूमना चाहिए, इसकी रोटेशन होनी चाहिए. पर वो रोटेशन नहीं होगी कब? अगर हम स्प्लिट रिंग नहीं लगाएंगे. ये सिर्फ इतने से इतना होकर रह जाएगा, मतलब आधा रोटेशन पे रुक जाएगा, या फिर इधर से इधर, बस ऐसे होता रहेगा. पूरा जो हमें ट्विस्ट करना है, इसको ऐसे रोटेशंस देने हैं जो हमें इसको, वो नहीं हो पाएंगे. वो क्यों हो पाते हैं? क्योंकि स्प्लिट रिंग क्या करता है? वो करंट की डायरेक्शन को ऐसे घुमाता है कि इस कॉइल के अंदर करंट हमेशा ऐसा रहे कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है ये इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता रहे, ताकि वो फोर्स इसको स्पिन करता रहे, रोटेट कराता रहे. तो वो फोर्स की डायरेक्शन को सेट करना बाय द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज अचीव्ड बाय स्प्लिट रिंग्स. क्योंकि स्प्लिट रिंग्स मोशन में रहती हैं, वो किसके साथ कांटेक्ट में आएंगी, किस आर्म के साथ कांटेक्ट में आएंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉइल है वो रोटेट करता रहे. वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी, तो उसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, वर्किंग पोर्शन पे आने के बाद करेंगे वो. अब एक चीज़ और देखो कि अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं ये स्प्लिट रिंग और ब्रशेस का कॉम्बिनेशन नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट अगर इस आर्मेचर कॉइल को अगर इस बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, तब क्या हो रहा है? ये आर्मेचर कॉइल घूमेगा, ये आर्मेचर कॉइल घूम रहा है, ये बार बार घूम रहा है, इस तरह से ये घूम रहा है. तो उससे क्या होगा? ये जो इसके साथ वायर्स लगी हुई हैं ये भी साथ साथ घूमने लगेंगी. तो उससे क्या होगा? वायर अड़ना, उलझना शुरू हो जाएंगी. तो आपका बैटरी और ये जो सर्किट है, मे बी वो चांसेस हैं कि वो सारा का सारा सिस्टम आपका सारा डिस्टर्ब हो जाए. तो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं लगाते. एक हम लगाते हैं यहाँ पर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट,
जो कि ब्रशेस के नाम से हम यूज़ करते हैं। ये फिक्स्ड एक पैसेज क्रिएट करके रखता है, सर्किट को टूटने नहीं देता ये कभी भी। और इसके साथ हम अटैच करते हैं रिंग्स, जो कि मोशन का पर्पस भी हमारा सॉल्व करती रहें। तो जब ये कॉयल घूमता है तो इसके साथ साथ रिंग्स घूमती हैं। ये इधर जब घूम के आता है तो अगली रिंग के साथ भी कांटेक्ट मेंटेन कर लेता है, और ब्रशेस पूरे सर्किट में करंट का पैसेज अलाउ करती हैं। तो इन दोनों का मिलके काम क्या होता है कि वायर्स को उलझने ना दें और सर्किट में करंट प्रॉपरली फ्लो होता रहे। नेक्स्ट पोर्शन है, यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होती है। मोटर क्या है वो हमने कर लिया, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हमने कर लिया, रोटेशनल फोर्स, ये पोर्शन कंस्ट्रक्शन का था सारा। और उसके बाद है अब यहाँ से वर्किंग अगर बहुत सिंपल करनी है तो सीधा एनसीईआरटी से ही हम कर लेते हैं। सिर्फ 2 स्टेप्स में पूरी वर्किंग क्रिएट हो जाएगी, मतलब पूरी वर्किंग आप कर सकते हो। तो अभी फिलहाल एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश। यहाँ से एंटर कर रहा है, कंडक्टिंग ब्रश जो ग्रेफाइट का है वो यहाँ से एंटर करेगा। ABCD का पाथ लेते हुए वापस ब्रश Y में से होता हुआ वापस सर्किट के अंदर एंटर कर जाएगा। नोटिस दैट द करंट इन आर्म AB फ्लोज फ्रॉम A to B। इस आर्म में करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम A to B, और CD आर्म में करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम C to D। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब इस आर्म के ऊपर और इस आर्म के ऊपर हम इंडिविजुअली जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हम कंट्रीब्यूट कैसे करता है उससे हम डील करेंगे। हालांकि आपकी जो आर्म है, कंडक्टिंग वायर है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर ये इन पोर्शन से हमारा कुछ खास कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, कॉइल को एक में फोर्स इस तरफ लगता है, इस वाली आर्म के ऊपर फोर्स इस तरफ लगता है। तो ये दोनों आर्म्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, कॉइल को आगे या पीछे इस तरफ खींचने का काम करते हैं। पर इन आर्म्स का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ वाले फोर्सेस कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो सिर्फ इन वाले फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, इस वाले हम डायरेक्शंस को देखते हैं हम फोर्स की, इसको हम नेग्लिजिबल या इग्नोर कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके लिए एक सर्किट डायग्राम ये मैंने ऑलरेडी बनाया, आपकी बुक के जैसा ही है, सेम पॉजिटिव और नॉर्थ साउथ, तो पोलैरिटी सेम रहेगी, इसलिए ईजी रहेगा आपको ऐसे देखना। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, अब मैं यहाँ पे फ्लेमिंग रूल लगाऊं तो फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है इस आर्म में अपवर्ड, करंट जा रहा है इस आर्म में अपवर्ड, ये हो गया आपका। और थंब अगर आप देखोगे तो थंब है मेरा डाउनवर्ड, फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट ऐसे जा रहा है और थंब गया ये ऐसे, थंब जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे देखो आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। तो ये वाली जो आर्म है ये डाउनवर्ड मूव करेगी। अब इस वाली आर्म के ऊपर लगाते हैं यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ, और करंट आ रहा है डाउनवर्ड। इस आर्म से आपको क्लियर पता चलेगा, करंट आ रहा है डाउनवर्ड। तो ये जो थंब है मेरा ये अपवर्ड दिख रहा है, देखो, फील्ड ऐसे, करंट डाउनवर्ड, और थंब मेरा कहाँ रह गया, अपवर्ड। और अगर मैं यही ऐसे करूँ, थंब इधर, करंट इनसाइड, और ये हो गया, थंब आपको डाउनवर्ड दिख रहा होगा, इनटू द पेज। तो अगर मैं इसको कॉइल पे आपको अप्लाई करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये कॉइल है मेरा बीचों बीच, ये आर्म आपकी ABCD ये आर्म है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसे, ये वाली आर्म इनसाइड अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड, और ये वाली आर्म ऑटोमेटिकली कैसे घूम रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ये। तो ये डायरेक्शन ऐसी है कुछ एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसा होता, ऐसा घूम रहा होता, धीरे धीरे इसकी यहाँ इस टिप के ऊपर नज़र रखो, ऐसे घूम रहा होता, तो ये क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज होता। पर अभी क्या डायरेक्शन है, ये आर्म डाउनवर्ड, और ये डायरेक्शन कैसी है इसकी, कॉइल की, ऐसे घूम रहा है ये। तो द कॉइल विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा ये। अब घूमेगा तो उसके बाद क्या होगा, एक ऐसे है ये आर्म ABCD, कुछ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा ऐसे टर्न ले जाएगी। मतलब सेकेंड पार्ट में क्या होगा, आफ्टर 180 डिग्री रोटेट हो गई ये, और उसके बाद पोलैरिटी चेंज हो गई रोटेट होते होते। जो
ए बी इधर थी और सी डी इधर थी, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, सी डी इधर आ गई और बी ए इधर आ गई। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इस आर्मेचर के साथ ये स्प्लिट रिंग्स अटैच थी, ये रिवॉल्व करने में इसको हेल्प कर रही थी। अब ये स्प्लिट रिंग्स इस तरह से घूमती हैं कि अपनी डायरेक्शन आर्मेचर कॉइल के साथ साथ चेंज कर लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो आपका आर्मेचर कॉइल जो ऐसे या सिर्फ ऐसे घूम के या ऐसे घूम के रह जाता, तो वो ऐसा नहीं घूमता, वो प्रॉपर ऐसा घूमता है, प्रॉपर रोटेट करता है, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन आर्मेचर कॉइल के साथ साथ बार बार चेंज कर रही हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ एक्स के साथ पहले पी रिंग थी और यहाँ एक्स के साथ अब क्यू रिंग आ गई है। तो इस चेंज की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो पाई, अदरवाइज वो ना हो पाती। तो करंट जो अब इस सी डी आर्म में डाउनवर्ड था वो अब क्या हो गया, अपवर्ड। और ये मोशन कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, रिंग्स कांटेक्ट में थी, तो उसकी वजह से अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से जो आर्म पहले ये सी डी अपवर्ड जा रही थी, अब वो सी डी आर्म कैसे मूव करेगी? वो डाउनवर्ड मूव करेगी। अगर ये चेंजेस ना होते तो आपकी ये जो सी डी आर्म है वो हमेशा ऊपर ही रहती, या ऐसे बस ऐसे ही रोटेट कर पाते बस। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है तो अब ये सी डी आर्म डाउनवर्ड भी आएगी जो पहले ऊपर गई थी, और अब ये वाली आर्म जो है आपकी ये अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब ये ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, और ये वाली आर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोबारा से हम फ्लेमिंग रूल अगर लगाते हैं इस तरफ तो ये आपको बुक में एज इट इज़ आगे नेक्स्ट रूल लगा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड वी फाइंड दैट फोर्स ऑन आर्म ए बी आर्म में, ये ए बी आर्म और आपकी ये ए बी आर्म, फोर्स इज कमिंग डाउनवर्ड, इट pushes downward while the force acting on arm CD pushes it upward, जो हमने अभी किया, CD आर्म ऊपर रहेगी। नेक्स्ट है thus the coil and the axle mounted free to turn about an axis rotate anti clockwise, जो हमने करा अभी। हाफ रोटेशन के बाद जो Q है आपका, जो ये वाली Q रिंग है वो कांटेक्ट बना लेगी एक्स ब्रश के साथ, जिसका कांटेक्ट अभी वाई ब्रश के साथ था। फिर है नेक्स्ट आपका, और जो करंट का पाथ है वो रिवर्स हो जाएगा। करंट का पाथ रिवर्स कैसे हुआ? जो पहले करंट की डायरेक्शन आपकी ए बी सी डी थी, वो रिंग्स की अपनी जगह चेंज करने के बाद, क्योंकि रिंग मूवेबल हैं, वो रोटेट कर सकती हैं, तो अब वो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, डी सी बी ए। करंट की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प किसने करी? इन स्प्लिट रिंग्स ने हेल्प करी। तो अ डिवाइस that reverses the direction of flow of current through a circuit is called as commutator। commute करने में, करंट को मूव करने में हेल्प करता है। तो इन इलेक्ट्रिक मोटर दिस स्प्लिट रिंग्स एक्ट्स एज कम्यूटेटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट इज कम्यूटेटर एंड विच पोर्शन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट्स एज कम्यूटेटर, या रोल ऑफ कम्यूटेटर क्या है? इट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उसके बाद ही सारा ये है। उसके बाद फ्लेमिंग रूल दोबारा लगा के इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर दी गई है। नेक्स्ट ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कमर्शियल मोटर कैन बी ऑल्टर्ड, या फिर कमर्शियल मोटर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने कर लिया, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दो। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉयल इज़ वाउंड, ये हम यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेटिज्म अंदर इंड्यूस करने के लिए। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोयल इज़ वाउंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड एज एन आर्मेचर, दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। मतलब वायर के टर्न्स हमने ज़्यादा लेने हैं, और जो आपने वायर रैप करी है वो आयरन के ऊपर, आप सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर रैप कर दो, तो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म इनसाइड ज़्यादा रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एक ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो रह गया था वो अभी डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स, इस तरह से एंटर कर रहा है वो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन वुड बी, अब जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, कन्वेंशनल करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट एक्चुअली कैसा होगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमने निकालना क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करंट की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर, और आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग रूल लगाते हैं। ये आया आपका फिंगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, सेंट्रल फिंगर करंट, करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
और करंट अपवर्ड ऐसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जहाँ आपको मेरा थंब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थंब किस डायरेक्शन में है, इन टू द पेज या फिर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं इसको ऐसे दिखाऊँ अगर, तो ये है सिचुएशन। फील्ड इधर प्रॉपर दिख रहा है आपको, फिंगर ये वाली ऊपर की तरफ जा रही है, और थंब जो नहीं दिख रहा दैट इज़ एक्चुअली डाउनवर्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ इनटू द पेज। तो जो आपका फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इनटू द पेज या फिर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगला एक क्वेश्चन है, ये अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है तो हमें डायरेक्शन को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इज़ प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट एंड इज़ डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन कहाँ हुई, फोर्स कहाँ लगा उसके ऊपर, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये लाइन से क्लियर नहीं हो रहा कि फोर्स है या वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्वेश्चन में आगे रीड करो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑब्वियसली उसने क्या पूछा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है। अब मैंने पहले डायरेक्शंस को मार्क कर दिया, एक्सिस मैंने मार्क कर दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी। जो करंट है वो कहाँ है, टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है उनकी वजह से करंट है, एंड दे आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और फोर्स कहाँ लग रहा है, नॉर्थ। अगर तुम इसे ऐसे भी देखो कि ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो या तो फोर्स तुम्हारा ऐसे अपवर्ड आ जाएगा या फिर डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों एक्सिस के, ऑब्वियसली वो तो अंडरस्टूड है ही है हमें। जैसे मैंने वॉल के कॉर्नर्स का भी आपको बताया था, ईदर इट विल कम डाउनवर्ड और इट विल मूव अपवर्ड। अब ये देखना है हमें कि इसके परपेंडिकुलर कैसे है, कि वो डाउनवर्ड इनटू द पेज जा रहा है हमें, जा रहा है, या फिर आउट ऑफ द पेज या फिर अपवर्ड आ रहा है। तो इसके लिए दोबारा से फ्लेमिंग रूल लगाएंगे एक बार। तो जैसे जैसे आपकी डायरेक्शंस मार्क्ड हैं वैसे वैसे आप फ्लेमिंग रूल के लिए अपनी फिंगर्स को अलाइन करो। करंट ये हो गया आपका, मैंने फिंगर्स को अलाइन किया। सेंट्रल फिंगर ये करंट के लिए मैंने अलाइन कर दी, और ऐसे एज इट इज़ मैंने रख दिया इसके ऊपर। जो मेरी सेंट्रल फिंगर है करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन के लिए ऐसे रख दिया मैंने। और अगर आप देखो, क्योंकि मैं अभी इसको प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पा रही, तो जो मेरी ये फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, दैट इज़ कमिंग अपवर्ड। इसको ऐसे देखें अगर हम, तो कुछ ऐसा है, ये इस तरह से आ रहा है। सेंट्रल फिंगर टूवर्ड वेस्ट, थंब टूवर्ड्स नॉर्थ, और ये जो मेरी फिंगर है वो सीधी सीधी दिख रही है आपको। अब यहाँ से ऐसे देखो कि दैट फिंगर इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये आ गया आपका इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो आपका ये है दैट विल मूव अपवर्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं आउट ऑफ द पेज, ये निकल के आ रहा है आपका। तो फ्लेमिंग रूल अप्लाई करो और उसके बाद इसको एनालाइज करो।